नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है 3.3 है ना, उसके कुछ क्वेश्चन है हम उसको टैकल करेंगे। बेसिकली थर्ड जो क्वेश्चन है आपका है ना, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकेंड, इस तरह से 6 क्वेश्चन है। उन 6 के 6 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है ना थर्ड का। पहले थर्ड कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि पहले तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एक प्रॉब्लम दे रखा है ना, एक स्टेटमेंट दे रखा है ना। उस प्रॉब्लम को आपको लिखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, और उन दोनों को सॉल्व कर देना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से सॉल्व कर देना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम, है ना। ये कह रहा है 2 नंबर से, ठीक है, 2 नंबर से। पहला है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 2 नंबर से अगर दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते हो तो कितना आता है? 26। और उसमें जो दोनों जो दो नंबर हैं उनमें से एक नंबर जो है ना दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अरे भाई, ये मतलब हुआ कि देखो 2 नंबर हैं, मैं इसको डब्बे से प्रेजेंट करता हूँ, 2 डब्बे है ना, अच्छा सा बनाते हैं ना डब्बे। देखो इससे समझो, 2 डब्बे हैं, ये सपोज करो ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है ना, 2 नंबर है ना, तो ये वाला ग्रेटर नंबर हो गया और ये वाला स्मॉलर नंबर हो गया। तो ये कह रहा कि जब दोनों का डिफरेंस लेते हो तो कितना आ रहा, बताओ कितना आ रहा? 26 आ रहा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 26। 2 नंबर है, दोनों का आप जब डिफरेंस ले रहे हो तो कितना आता है? 26 आता है। और जब उसमें आगे कह रहा कि इसमें जो एक नंबर है ना, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, मतलब ये जाहिर सी बात है कि अगर जो बड़ा नंबर है ना वो 3 टाइम होगा किसका? छोटे नंबर का। नहीं समझ रहे हो कि 2 नंबर है, उसमें से उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है। डिफरेंस कितना आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा रहे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हो, 26 आ रहा। और आगे क्या कह रहा कि इसमें जो एक नंबर है, एक नंबर, 2 ही तो नंबर है ना, ये छोटी संख्या स्मॉलर और ग्रेटर, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो 3 टाइम है स्मॉलर नंबर के। क्या मतलब हुआ, अगर स्मॉलर नंबर है 2 तो ग्रेटर नंबर कितना हो जाएगा? 3 टाइम मतलब 6। समझ रहे हो? इस तरह से, है ना, कि 2 नंबर है जिसका आप डिफरेंस लेते हो तो आता है 26, और उसमें से जो स्मॉलर नंबर का जो 3 टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन इसको बना लेना है हमें, है ना, और इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो सिंपल सी बात है बहुत। आप उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अब जरा स्टेटमेंट से हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाया आपको। देखो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, आप लिखोगे थर्ड का फर्स्ट कर रहे जी हम, थर्ड का फर्स्ट, है ना। हम बोल देंगे लेट नंबर्स आर x एंड y, है ना, वेयर x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, मैंने 2 नंबर मान लिए हैं, 2 नंबर माने कौन कौन से? x और y 2 नंबर मान लिए, और मैं साथ में भी लिख रहा हूँ कि जो x है ना y से ग्रेटर है, मतलब x बड़ी संख्या है x से, नहीं, x बड़ी संख्या है y से, है ना। लेट नंबर्स आर x एंड y, है ना, नंबर्स में मान लिए x और y। कौन से नंबर मान लिए? जिन नंबर्स का डिफरेंस कितना आता है? 26, है ना, और जिन नंबर्स में एक नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर की, उन नंबर्स को मैंने क्या मान लिया? x और y मान लिया, और जहाँ x जो है y से क्या है? ग्रेटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे कि दोनों नंबर्स का आप डिफरेंस लेते हो, है ना, दोनों नंबर का आप डिफरेंस लेते हो तो कितना आता है? 26। अब प्लस का 26 आता है ना, तो प्लस का 26 आने का मतलब समझते हो कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तभी तो आएगा आपका प्लस का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोनों नंबर का आप डिफरेंस लेते हो, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाते हो, लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को घटाते हो तो कितना आता है? 26। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो। एंड आगे क्या कह रहा हमसे? आगे हमसे ये कह रहा कि जो इसमें जो बड़ी संख्या है वो 3 टाइम है छोटी संख्या का, है ना। अब ये मेरी बात समझो कि इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का 3 टाइम करोगे तो बड़ी संख्या आएगी। उसने बोला है कि 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर,
है ना। तो मुझे बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप मुझे बताओ। हम कह रहे हैं कि जो x है ना वो बड़ी ग्रेटर है y से, x जो है ग्रेटर है y से, तो x है ग्रेटर नंबर और y है स्मॉलर नंबर। तो भाई छोटी संख्या का छोटी संख्या को बढ़ाना है तभी तो बड़ी संख्या के बराबर करोगे। बात समझ रहे हो। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर्स, है ना। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, दोबारा आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर्स, है ना। तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या का 3 टाइम करोगे तभी तो बड़ी संख्या के बराबर आएगा। अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, छोटी संख्या को 3 टाइम कैसे लिख सकते हैं। मान लो बड़ी, ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, x पहले से ज़्यादा है, फिर उसका 3 टाइम कर दोगे तो और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होने के बाद छोटी संख्या के कैसे बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो हमने बोला कि जो बड़ी संख्या है वो 3 टाइम करोगे जब छोटी संख्या का, तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी, मतलब ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि x = 3y, है ना। और 3y देखो ना, x = 3y हो जाएगा, 3y को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 3y = 0। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व कर देना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर भी हम इसको हल करेंगे, एक क्वेश्चन को इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, देखो हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जी, बताओ इक्वेशन 1 क्या है, x - y = 26। ये है कि नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 है, बिल्कुल है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x यहीं रखो, y को इधर भेजो, तो 26 + y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 + y। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हैं, बिल्कुल, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया हमने। इसके बाद लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समझो बात मेरी ध्यान से कि भाई हमने इक्वेशन नंबर 1 से एक वेरिएबल का मान निकाला, वो निकाला x का, वो आया 26 + y। इस वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे, सिर्फ x जो x है ना उसकी जगह पे क्या रख देना है, 26 + y। ये जो x है ना इसकी प्लेस पे क्या लिखना है, 26 + y, और माइनस का 3y ऐसे लिखो, = का 0। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे, तब तो मैं लाइन खींच लूँ इधर। देख पा रहे हो आप ये, या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है। अब देखो 26 यहीं रखो फिलहाल के लिए, है ना, ये इस तरह से। बताओ मुझे प्लस का y और माइनस का 3y क्या होता है। अच्छा मैं ही बताऊंगा ना, हाँ। तो माइनस का 3y प्लस का y, तो देखो प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, देखो ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि घटाना हमें, सब्सट्रैक्ट करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। तो 3 में से यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2y आएगा। और हमें साइन किसका लेना है, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस इज यहाँ पे जो माइनस वाला जो टर्म है वो ग्रेटर है ना। प्लस माइनस का मतलब होता है घटाओ, क्या करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करा 3 में से 1 को, तो कितना आएगा, 2y। और साइन किसका लोगे, माइनस का। क्यों लोगे माइनस का साइन, क्योंकि माइनस वाला जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। बात समझ रहे हो। देखो अगर आप 1 में से 2 को माइनस करोगे, अच्छा इसको, अच्छा 2 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा, 1। 2 में से 1 को माइनस करोगे 1, अब 1 में से 2 को माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का 1, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं और साइन किसका लेते हैं, ज़्यादा का। तो ज़्यादा कौन सा है, माइनस का, इस तरह से। चलो ठीक है, तो 26 - y = कितना है, 0। कितना है, 0, है ना। अब एक काम करो, 26 को इधर भेज दो, तो -2y यही रखा मैंने, 0 भी यही रखो, और 26 को इधर भेज दो। अब 0 में से 26 जाएगा, माइनस का 26, और माइनस का 2y यही रखो, माइनस के 2y को इधर भेज दो, तो y = कितना आ जाएगा, माइनस का 26 अपॉन का माइनस का 2 माइनस से माइनस काट दो, तो y = कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो 26 को, 13 आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, आएगा ना। 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 × 1 = 2, 2 3 × 6, कितना आ गया, 13। तो जो x की वैल्यू हमारे पास जो आया वो कितना आया, कितना है बताओ, 13। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो 13 आया ना y की वैल्यू, इसको हमें किसी भी इक्वेशन में रख देना है। 1 में रख लो, 2 में रख लो, या 3 में रख लो, जहाँ मर्जी वहाँ रख लो। मैं यहाँ रख दूंगा, है ना, यहाँ रख दूंगा। पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ना y के प्लेस पे क्या रख दो 13। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 13 और ये कितना होता है 39। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस कितना आता है, कितना आता है बताओ 26। नंबर हमारे पास क्या है 39 और 30 आया ना, देखो तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आता है जी 26 आएगा। देखो है ना, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 26। और आगे क्या कह रहा है, एक नंबर जो है ना ये वाला नंबर वो 3 टाइम है दूसरे का, देख लो 3 टाइम है या नहीं है ना, तुमने नंबर ढूंढ लिए है ना। दोबारा से समझो, क्वेश्चन में कह रहा था, इसको नहीं करना वैसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, हमारे कुछ होनहार छात्र होते हैं इसको भी नोट कर लेते हैं है ना। अच्छा, दो नंबर्स हैं है ना जिनका डिफरेंस कितना आता है 26। मैंने दो नंबर को मान लिया x और y, और मैंने बोला है साथ में देखो कि जो ये नंबर है ना ये वाली ये ग्रेटर है किससे, इससे है ना। तो x एंड y दो नंबर मान लिए x और y, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है जी 26 आता है, मैंने लिख दिया 26। और आगे क्या कह रहा कि इसमें जो एक नंबर है ना 3 टाइम है दूसरे के, तो किसका 3 टाइम करोगे भाई, छोटी संख्या का 3 टाइम करोगे तभी तो बड़ी संख्या आएगा, ऐसा ही तो होता है ना। अगर आपको गरीब को धनवान बनाना है तो उसको पैसे दोगे ना, अमीर को देने से वो गरीब थोड़ी धनवान बन जाएगा, नहीं ना। तो छोटा है इसको तुम इसको खूब पैसा दोगे, जैसे यहाँ पे y है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक नंबर है 3 टाइम है दूसरे का, तो छोटी संख्या को 3 टाइम करोगे तभी तो उसके बराबर आएगा, ये ज़्यादा था ना ये, तो छोटी संख्या को मैंने 3 टाइम कर दिया x के बराबर आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3y, और 3y को मैंने उधर भेज दिया तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, ठीक है। अब ये मानेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने लिखा, मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल ली, और कितना आया जी देखो ना, माइनस y था ना ये, y को मैंने इधर भेज दिया तो कितना हो गया 26 प्लस y, कितना हो गया माइनस का y था इधर आके प्लस का y हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा 26 प्लस का y। अब इस x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, देखो यहाँ y x पे नहीं रख दिया मैंने 26 प्लस y, 26 को मैंने ऐसे लिखा माइनस का 3y और प्लस का y कितना बन जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू का 0 है ना। 26 को मैं भेज दूंगा इधर, तो 0 में से 26 को माइनस करोगे माइनस का 26, मैंने माइनस 2 को अपन में भेजा, माइनस से माइनस को काट दिया, और 2 से मैंने 26 को डिवाइड करा तो मेरे पास 13 आया, और 13 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर मैंने 3 में रख दिया, तो मेरे को x की वैल्यू आ गई कितनी 39 है ना। तो ये हमारा है ना, यहाँ लिख सकते हो आप, लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि लिख सकते हो आप ये कि द नंबर्स आर 13 एंड 39, क्लियर। नंबर्स जो थे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 39, क्लियर है आप सभी को। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा देते हैं इससे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से पहले हम जानना सीखेंगे कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, ये एंगल्स क्या होते हैं जी। और सप्लीमेंट्री एंगल्स ये कौन से एंगल्स होते हैं है ना। इनको हिंदी में बोलोगे तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री को बोला जाता है पूरक कोण, क्लियर। और सप्लीमेंट्री एंगल्स को बोला जाता है समपूरक कोण है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए है ना। ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है ना वो क्या है बताओ। ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर क्या है 90 डिग्री आ जाए तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर ऐसे दो एंगल जिनको हमें सम करने पर क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए तो क्या कहलाएंगे समपूरक कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर उन दोनों एंगल्स को सम करने पर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए।
और दो एंगल को हमें सम करने पर अगर 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, तो ये तो खैर हमें नहीं करना था, ये मैंने आपको बताया है ना। ये क्वेश्चन जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इस वाले से, सप्लीमेंट्री एंगल से। और सप्लीमेंट्री एंगल से किस तरह से रिलेटेड है, ये कह रहा है दो एंगल है, क्या है, दो एंगल है, मैंने मान लिया एक्स और वाई है। ठीक है, दो एंगल है, मैंने बोला एक्स और वाई है। वो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। पहली बात, अगर ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों को ऐड करने पर क्या आता होगा बताओ, 180 आता होगा, नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा, इसको बोल दोगे क्वेश्चन नंबर 1, बोलो क्या दिक्कत है। 2 नंबर है, दो एंगल हैं, वो कह रहा है कि एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट्री है, कह रहा है ना क्वेश्चन कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनको मैंने एक्स और वाई मान लिया और उसमें x + y = बोल दिया 180, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। और आगे क्या कह रहा कि इसमें जो लार्जर एंगल है, इसमें जो लार्जर एंगल है वो कितना ज़्यादा है बट छोटे वाले से, मतलब मान लेंगे ना हम इसको कि x जो है ना y से ज़्यादा एंगल है, जो x वाला एंगल है ना y से ज़्यादा है ना। ये तो है कि दोनों एंगल को जोड़ने पर क्या आएगा, 180 आएगा, ये तो है ना। साथ में उसने कहा कि इसमें एक एंगल है ना, ये इससे ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है ना, 120 होगा ये और ये 60 हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। देखो ना, x ज़्यादा नहीं हो जाएगा, होने को कुछ भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि दो एंगल हैं, वो दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री है तो पहली बात हो गया 180 के इक्वल आएंगे। दूसरी बात वो कह रहा कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। इसमें से जो ज़्यादा एंगल वाला है ना, ये ज़्यादा है, x जो है ना छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। मतलब जो x है ना ये छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। मुझे बताओ, ये 18 ज़्यादा है इससे, मुझे दोनों को बराबर करना है। मैं क्या करूँगा, इस गरीब को मैं दे दूँगा 18, ले भाई दोनों बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि जो y है ना वो कम है, किससे, x से कम है, कितना कम है, 18 कम है, तो इस गरीब आदमी को 8 रुपये दे दूंगा और ये अमीर वाले के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, कि अगर x y से 18 ज़्यादा है तो अगर मैं y को 18 दे दूंगा, y में 18 प्लस कर दूंगा तो दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। या क्या कर सकते हो आप, इसको इस अमीर आदमी से 18 रुपये छीन लो, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। एक ही बात है, इसको वापस इधर भेजोगे तो वही बात हो जाएगी, देखो 18 हो जाएगा, या फिर इसको इधर भेज दोगे, है ना। तो ये चीज़ बातें हो गई। अब स्टेटमेंट के थ्रू हमें ये तो समझाया मैंने आपको कि दो एंगल हैं, वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तो पहली बात क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि जो इसमें जो ज़्यादा वाला एंगल है, मैंने मान लिया है ना, हमें नहीं पता, ये तो दोनों वेरिएबल है, दोनों एंगल में कुछ भी हो सकता है। वो मैंने मान लिया, कंसिडर कर लिया कि भाई जो x है ना वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, y से ज़्यादा है। अब y से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा भाई, 18 ज़्यादा है। मेरे को इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने का मतलब है कि मुझे बराबर का निशान दिखाना है। तो अगर x ज़्यादा है और y कम है, तो अगर y में मैं 18 प्लस कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो मैंने प्लस कर दिया और y को मैं भेज दूंगा उधर, तो x - y = कितना हो जाएगा, 18, और इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारा एंगल आ जाएगा, जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसको स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं, ज़रा कैसे करेंगे देखो। अरे कुछ समझ में नहीं आया तो बताया करो भैया, हैं, कमेंट किया करो क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो हम बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सी है, 3.3। हमें बोल देंगे लेट एंगल्स आर एक्स एंड वाई, डिग्री जिसको लिखना लिख सकता है, वेयर x इज़ ग्रेटर देन y। जो x है ना y से ज़्यादा है, मतलब जो x एंगल है वो y से ज़्यादा है ना, y से ज़्यादा एंगल का है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है ना, बोथ एंगल्स, या फिर ऐसे लिख दो सीधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ऐसे लिख दो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन क्या कि दोनों एंगल को सम करने पर कितना आएगा, दोनों को सम करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा नहीं आएगा, कि दोनों अगर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही क्या होता है कि वो दोनों किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे भाई साहब। ठीक है, एंड आगे क्या कह रहा, एंड कह रहा कि जो ग्रेटर नंबर है, हमने क्या बोला, ग्रेटर एंगल जो है, लार्जर एंगल है वो कितना है,
एक्स है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। मतलब ये जो एक्स है ना ये बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है, गलत है, गलत बात है। अभी हम बराबर करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है। एक्स जो है ना ज़्यादा है और वाई क्या है, कम है। ये ज़्यादा है और ये कम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा है और ये कम है। मुझे दोनों को बराबर करना है, तो कैसे बराबर होंगे जी? इसमें 18 प्लस कर दो, हो जाएगा बराबर। अगर x है 18 ज़्यादा किससे, y से, तो अगर y में 18 प्लस कर दूँ तो दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, और y को मैं भेज दूंगा उधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। और इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोल दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलो चलो इसको हम लिखेंगे ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बताओ? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस का y आ गया, x की वैल्यू, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके आगे क्या करोगे, देखो इसके आगे आप करोगे, बोलोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 नहीं इक्वेशन 2 है ना। जो यहाँ से तो आपने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाला ना, कितना है 180 माइनस वाई, इस वैल्यू को कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। चलो देखो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे क्या रखना है, देखो 180 माइनस का वाई रखना है x की प्लेस पे, और माइनस का वाई वैसे लिखना है, इक्वल टू क्या 18। क्लियर है, 180 को उधर भेज दो, भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 18, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 180। और मुझे आप बताना कि माइनस का वाई और माइनस का वाई कितना होगा, माइनस का 2y। कुछ हमारे छात्रों को ये भी नहीं समझ में आता कि माइनस का वाई और माइनस का वाई 2y कैसे हुआ। देखो मान लो अपने दोस्त से 1 रुपये उधार लिया, और फिर अपने दोस्त से आपने 1 रुपये उधार लिया, तो कितने रुपये उधार हुआ, माइनस का 2 रुपये उधार नहीं हुआ ना। तो अगर माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाते हैं, ये y और y कितना हो जाएगा 2y, लेकिन साइन किसका रखना होता है, माइनस का रखना होता है। ठीक है कि नहीं, तो माइनस का y और माइनस का y कितना हो गया, माइनस का 2y। चलो 180 को मैंने इधर भेज दिया, तो माइनस का 180, और माइनस का y और माइनस का y कितना हो गया, माइनस का 2y। और मुझे बताओ 18 में से 180 माइनस करनी है, होगा नहीं हो सकता है, तो 180 में से 18 को माइनस करो, कितना आएगा, 0 में से 8 गया 2, हालांकि 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो मैंने क्या लिया, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1, अरे देखो ना 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इससे आप कैरी लोगे 10 में से 8 गया 2, ये बचा 17 में से 2 गया 16। तो माइनस का, क्यों माइनस का ज़्यादा है, देखो ना माइनस वाला ज़्यादा है, और माइनस का 2y, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 162 बटेगा 2, और 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा बताओ, 81 आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी, एकदम आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट में बोलना भाई। चलो ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखो इसके आगे तो आपको कर सकते हो ऐसे खुद ही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ क्या करना है देखो, मैं बता देता हूँ। ये जो y की वैल्यू है ना यहाँ रख दो, यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की प्लेस पे क्या रख दो 81, तो क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू 180 और y कितना है माइनस का 81, बताओ कितना आएगा, 99 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना 99, हो गया हमारा आंसर। कितना ज़्यादा है ना, 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल्स आर क्या है 81 एंड 99। जो रिक्वायर्ड एंगल है हमारे लिए वो कितने हैं, 81 है और 99 है। चलिए, है ना, आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं इसे, मिटाना तो होगा ही ना। कुछ डाउट हो तो पूछा करो भाई लोग, है पूछते नहीं हो कुछ, या तो देखते नहीं हो या फिर पूछते नहीं हो, देखो और पूछो, है ना। LLT का मतलब ही क्या है, LLT पे आओ, देखो और सीखो, और ना वो पूछो, है ना, कमेंट करो और एकदम। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो भाई पढ़ो, लिखा हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 balls for 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the
कॉस्ट ऑफ वन ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है शायद 3.1 में, है ना, ऐसा क्वेश्चन करा था हमने। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा कि कोच है, कोच समझते हो क्या होता है कोच? हिंदी में भी कोच ही बोलते हैं उनको, है ना। क्रिकेट के कोच होते हैं ना, कोच नहीं सिखाते जो कि भाई बैटिंग कैसे करनी है, वो सब सारी चीज़ें सिखाते हैं कि, है ना। तो क्रिकेट की कोच है ना। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट की कोच है तो सिखा भी रही होगी क्रिकेट, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि भाई 7 बैट खरीदा, है ना, और 6 बॉल खरीद लिए। 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदे, और कितने का पड़ा इनको, कितने रुपए के मिले ये दोनों? 3800 रुपीज़ का, है ना। 7 बैट खरीदा उन्होंने और 6 बॉल्स, कितने का? 3800 का। आगे फिर से उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल, 5 बॉल्स, है ना, बॉल्स लगेगा, इस लगा देना, बैट्स, है ना। 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदा, कितने का? 3800 रुपीज़ का। और 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदा, कितने का? 1750 रुपीज़ का, है ना। तो बोल रहा कि भाई एक बैट की कीमत बता दो तुम कितना है, और एक बॉल की कीमत बता दो। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हुआ हर एक बैट और हर एक बॉल जो है इन्होंने जो खरीदा, हर एक का प्राइस हमसे एक है एकदम। मतलब बैट का जो प्राइस है वो एक है, चाहे आप कितना भी खरीदो। बॉल का जो प्राइस है वो एक ही है, ठीक है। तो जब कोच साहिबा ने, आप बोलोगे कि साहिबा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लिखा हुआ ना महिला है वो। तो 7 बॉल और 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदा, कितने का? 3800 रुपीज़ का। और 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदा उन्होंने 1750 रुपीज़ का। तो हमें बता देना है कि बैट कितने का है, एक बैट कितने का मिल रहा है उनको, और बॉल कितने का मिल रहा है, हमें ही बताना है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल सा है अभी देखेंगे। इसको मैंने समझा दिया, अब देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, है ना। देखो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बोलना है, सबसे बोलना है कि यहाँ बोलना है सोल्यूशन है हमारा किसका है? 3 का है, 3 का 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है ना। और एक्सरसाइज भी है 3.3, देखो। अरे वाह, यहाँ बोलोगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना है? ₹X। प्रत्येक जो बैट लिए उन्होंने, जितने भी बैट लिए, हर एक का प्राइस हमने मान लिया कितना है? X रुपीज़। मतलब एक बैट का प्राइस कितना हो गया? X रुपीज़। एंड यहाँ कोमा कर दूँ, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना? हर एक बॉल की प्राइस कितना मान लिया बताओ? हर एक प्राइस का कीमत प्राइस कितना मान लिया? Y रुपीज़, है ना। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब उन्होंने क्या करा पहले कि उन्होंने 7 बैट खरीदा, है ना, 7 बैट्स, बल्ले बोलते हैं, है ना, बल्ला। अब मुझे बताओ, अगर एक बैट अगर आता है X रुपीज़ का, एक बैट अगर आता है X रुपीज़ का, तो 7 बैट कितने का आएगा? 7X का आएगा, नहीं आएगा? मुझे बता दो। अगर एक बैट का जो कॉस्ट है X रुपीज़ है, तो 2 का कितना होगा? 2X, 3 का कितना होगा? 3X, 4 का कितना होगा? 4X, 5 का कितना होगा? 5X, और 6 का कितना होगा? 6X, और वैसे ही 7 का कितना होगा? 7X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, कि भाई अगर एक बैट आता है X रुपीज़ का, तो 7 बैट कितना क्या आ जाएगा? 7X का नहीं आएगा, है ना। और फिर वो कितना बॉल खरीदती है? कितना? 6 बॉल। अगर एक बॉल आता है Y रुपीज़ का, तो 6 बॉल कितने का आएगा? 6Y का आएगा, नहीं आएगा बताओ? और जब ये 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है, तो कितने रुपए देने पड़ते हैं उनको? 38,000, है ना, 3800 या फिर 3800 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? ये क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। एंड फिर से वो खरीदती है बैट और बॉल। जब वो बैट खरीदती है कितने का? 3 बैट खरीदती है, तो कितने का पड़ा? 3X का, प्लस कितने 5 बॉल खरीदती है, मतलब 5Y, और दोनों मिलाकर कितने पैसे देने पड़ते हैं? 1750 रुपीज़। इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना। यहाँ से जो X आएगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ बैट, और जो Y आएगा क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ बॉल। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रहा? 7X + 6Y = का 3800। 6Y को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 7X = 3800 - 6Y।
7 को भेज दो अपॉन में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, है ना। मैंने 6y को भेज दिया इधर, ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो गया। 7x जो था ये इंटू में था, 7 को मैंने भेज दिया अपॉन में, है ना। चलो ये x की वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकाला, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो। यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो x की वैल्यू आया ना, इसको कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रखो। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 ऐसे ही रखो, x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y अपॉन का 7 प्लस का 5y इक्वल टू का 1750। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब देखो ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना ही पड़ेगा, है ना। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करोगे, है ना। और साथ में एलसीएम भी ले ही लो यार, है ना, एलसीएम भी ले लो। तो पहली बात, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बता दो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, है ना। तो 7 से आप इन दोनों का 7 और 1 का एलसीएम आ गया 7। अच्छा ये बोल रहे कुछ छात्र कि भाई 1 कहाँ से है, अरे भाई इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं ना, नहीं है ना, हर एक नंबर के अपॉन में 1 मान सकते हैं, है ना। तो ठीक है 1 है ना, इसके अपॉन में मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, है ना, क्या मान लिया 1। अब क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, किसका 7 और 1 का एलसीएम ले लिया, 7 आया। 7 से आप 7 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करोगे क्या आएगा, यही तो आएगा, क्या आएगा 3800 माइनस का 6y। मैंने देखो 3 की मल्टीप्लाई नहीं दे रहा अभी अंदर, 3 वैसे ही है, ठीक है, प्लस 1 से आप 7 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 7, 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो कितना आएगा 35y इक्वल टू क्या है 1750। क्लियर है कि नहीं है। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो, तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो बताओ क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, और 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 24 का 4 कैरी 2, और 3 3 जा 9 और 2 11 आएगा ऐसा। और 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे माइनस का 18y प्लस का 35y अपॉन का 7 इक्वल टू का 1750। ठीक है, अब मैं इसको मैं इधर भेजूंगा, नहीं अभी अपॉन में है ना, 7 है अपॉन में इंटू में भेज दो। तो देखो 11400 ऐसे ही रखो, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बताओ, 35 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 17, हाँ प्लस का 17 क्योंकि 17 वाला ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना 35, है ना। और इस 7 को भेज दो इंटू में, तो कितना हो जाएगा 1750 इंटू का 7। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 11400 प्लस का 17y इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 7, और 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 7 5 जा 35 3, है ना, 7 7 जा 49 और 3 52 5, और 7 जा 7 और 5 ये 12,250, है ना। ठीक है ठीक है, चलो इसको भेज दो इधर। तो 17y इक्वल टू कितना आ गया 12,250, और इसको इधर भेज दो माइनस का 11,000 माइनस का 11,400, माइनस करो, 0 से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, 122 में से 114 घटा दो ना, तो कितना आएगा 6 और 2 8, है ना। तो ये आ गया, इसमें से आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा 850, 17y 17 को भेजो अपॉन में, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1850 अपॉन का 17 से इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 17 5 जा 85, है ना, तो कितना आ गया 50। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि बॉल की जो कॉस्ट है कितनी है 50 रुपीज़, बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़। अब इस 50 को हम यहाँ रख देंगे, है ना, यहाँ रख दोगे ना, यहाँ पे जब इस y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और उस समय क्या पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ बैट पता लग जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, और यहाँ से x आ जाएगा, और बोल दोगे आप कि इतना जो आता है यहाँ पे रखें, यहाँ पे आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना, नहीं देख पाओगे, चलो देख तो रहा वैसे, देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। ये देखो मैं मिटाना नहीं चाह रहा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 3800 माइनस का 6 इंटू क्या 50,
अपॉन का क्या 7, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया 3800, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना आएगा बताओ, 300, है ना, बटेगा 7। तो देखो 3500 में से 300 गया, 3800 में से 300 गया, 3500 बटेगा 7, और 7 से 3500 को भाग करोगे कितना आएगा 500, है ना। 500 कितना आएगा 500, कितना आएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, x की कितनी वैल्यू आ गई 500, ठीक है। तो जो बैट की प्राइस आ गया 500 रुपीज़, और बैट का कॉस्ट कितना आ गया 50 रुपीज़, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 4th क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब 3rd क्वेश्चन देखो। दोस्तों 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन आप ऊपर देख पा रहे होंगे, कह रहा कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for the journey of 50 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 50 km? Okay. तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करते हुए समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पे पहली बात है, यहाँ पे जब आप टैक्सी से ट्रैवल करते हो सिटी में, है ना, किसी सिटी में, जैसे है ना किसी सिटी की बात की गई है, उसमें किराए जो किराया देना होता है टैक्सी वाले को, वो 2 तरीके का किराया है। पहला क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू ₹X, एंड, है ना, एंड फेयर या चार्जेस जो मर्जी लिखो, फेयर मतलब किराया होता है, फेयर पर किलोमीटर, या फिर ऐसे लिख लो चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू ₹Y। ध्यान से समझो बात क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक टैक्सी वाला है ना, वो एक फिक्स प्राइस लेता है, एक फिक्स्ड, है ना, किराया प्राइस लेता है, और उसके अलावा जितना किलोमीटर तुम जाओगे उतना किराया लेगा, उसके हिसाब से किराया लेगा, है ना। फिक्स चार्जेस जो है ना Y किलोमीटर पर आवर। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब आप टैक्सी लोगे तो एक फिक्स प्राइस है, आपको उसको तो देना ही है, और वो कितना प्राइस है X रुपीज़। आप कहीं भी जाओ आपको ये प्राइस तो देना ही है ना, और उसके अलावा जितना किलोमीटर जाओगे ना उसका इस हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, सपोज़ करो मैं ही उस शहर में गया और मैं जाता हूँ 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर जाता हूँ मैं किसी टैक्सी से, तो मुझे बताओ कि क्या मुझे 10Y देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया कितना है Y है, तो 10 किलोमीटर का किराया 10Y होगा, नहीं ना, मुझे ये प्राइस भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये तो देना ही है आपको, ये प्राइस फिक्स प्राइस तो देना ही है आपको, साथ में किलोमीटर, जितना किलोमीटर दूर जाओगे, जैसे मैं 10 किलोमीटर दूर गया ना, तो ये प्राइस तो मैं दूंगा ही, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये तो देना ही है सभी को। उसके अलावा 10 किलोमीटर गया ना मैं, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहा हूँ Y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 10Y। तो टोटल किराया होगा 10 किलोमीटर का मेरा कितना है X + 10Y, है ना। ये X क्या है, ये फिक्स किराया है कि भाई तुम कहीं भी जाओ, है ना, ये पैसा तो आपको देना है टैक्सी से, और अगर जितना किलोमीटर दूर जाओगे वो इस हिसाब से उसका चार्जेस पड़ेगा। समझ पाए बात को आप। चलो तो, है ना, इतनी बात होगी कि हमने फिक्स जो किराया था उसको मान लिया कितना X, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ आपको देना है। अब ये कह रहा कि एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर जाते हैं, है ना, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, है ना। कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर जाते हैं, बताओ कितना पे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसको कितना पे करना पड़ेगा, मेरी बात समझो। 10 किलोमीटर गया ना, ये पैसा देगा या नहीं देगा X रुपीज़, ये पैसा देगा।
कितना किलोमीटर दूर गया, 10 किलोमीटर दूर गया। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपीज़ के बाद, है ना। देखो मेरी बात सुनो कि वो 10 किलोमीटर दूर गया तो ये पैसा तो उसको देना है, क्योंकि ये फिक्स है, ये सभी को देना है भाई जो टैक्सी पे जाएंगे। उसके अलावा कितना किलोमीटर दूर गया, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है वाई, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 10 वाई, है ना। और इन दोनों को प्लस कर दोगे, है ना, कि फिक्स प्राइस और ये कौन सा प्राइस है, प्राइजेस पर किलोमीटर। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल किराया आ जाएगा। और टोटल किराया आपको कह रहा है, टोटल किराया कितना कह रहा कि भैया उसको देना पड़ रहा है 105 रुपये। कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। एंड जब हो जाता है 15 किलोमीटर, 4 एंड डिस्टेंस 15 किलोमीटर, है ना। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कि जब वो 15 किलोमीटर जाएगा तो मुझे बताओ वो x रुपया देगा ही नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि फिक्स से देना ही देना है। उसके बाद 15 किलोमीटर गया तो y रुपीज़ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 15 वाई। और किसके कितना पड़ रहा है, कितना रुपये देना पड़ रहा है उसको, कितना रुपये देना पड़ रहा है, 155 रुपया। तो इसको बोलते क्वेश्चन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब क्या निकाल लोगे, x और y की वैल्यू निकाल लोगे। और जब x की वैल्यू निकाल लोगे तो फिक्स प्राइस आ जाएगा, और y की वैल्यू निकाल लोगे तो चार्जेस पर किलोमीटर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद कह रहा कि भाई 25 किलोमीटर गया, कितना गया, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का किराया कितना होना था, x + 25y, है ना। जब यहाँ से x, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ रख देना x की जगह पे और y की जगह पे। आपको 25 किलोमीटर जब जाओगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने सिखा रखा आपको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि फिक्स चार्जेस x हो जाएगा, आ जाएगा, और चार्जेस पर किलोमीटर आ जाएगा। और जब 25 किलोमीटर के लिए कितना दूर गया तो यहाँ यही तो होगा, 25 किलोमीटर गया ना वो, तो ये पैसा तो देना ही उसे, x रुपीज़ तो उसको देना ही देना है, x रुपीज़ देना ही देना है। और y की वैल्यू, है ना, देखो वो जो व्यक्ति है, कोई भी है, 25 किलोमीटर दूर गया है ना, तो उसको ये पैसा दिया उसने, देना ही है। उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है, वाई। तो 25 के लिए कितना देना पड़ा है, 25 वाई। और इन दोनों को मिला के नहीं तो पूरा कैलकुलेट हिसाब देगा, लो भैया इतने पैसे दो। तो यहाँ x की वैल्यू लिख लेना, कहाँ से आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख देना, तो 25 किलोमीटर का किराया आ जाएगा रुपीज़ में। और वो इतना किराया आपको पे करना पड़ेगा इस शहर में अगर आप घूमने गए तो, ठीक। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा के। इसको सॉल्व करना आप नहीं आएगा तो बताना। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखो, ऊपर लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ तो लग जाएगा अभी, है ना। चलो देखो 5th क्वेश्चन देखो। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 is added to both numerator and denominator it become 5/16. फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन समझते हो, इस तरह से जो लिखे जाते हैं, इस तरह से जो लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। कहलाते हैं नहीं कहलाते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, है ना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, और इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं जी, हर, है ना, ऐसे होते हैं ना। तो एक न्यूमरेटर है, एक फ्रैक्शन है ना। एक फ्रैक्शन हमें दे रखा, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सभी इस फॉर्म में लिखे रहते हैं। तो एक फ्रैक्शन है, उसके ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अभी क्या एक फ्रैक्शन है ना, क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। एक फ्रैक्शन है, मैं उसको फिलहाल एक्स वाई मान लूँगा, एक्स और वाई मान लूँगा, ठीक है। अब वो कह रहा कि ये जो फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में आप क्या ऐड करते हो, क्वेश्चन देखो आप, दोनों में क्या ऐड करते हो आप, 2 ऐड करते हो, 2 ऐड करते हो, है ना। दोनों एक न्यूमरेटर है, एक हमारे पास फ्रैक्शन है। मैंने फ्रैक्शन को क्या बोला भाई, फ्रैक्शन है हमारा एक्स और वाई, x/y। फ्रैक्शन क्या है हमारा, x/y है। फ्रैक्शन क्या है, x/y। जब मैं ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अंश और हर दोनों में मैं 2 प्लस कर देता हूँ, तो ये जो फ्रैक्शन है किस में बदल जाता है, बताओ, 9/11 में बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। और जब इसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मैं 3 प्लस कर देता हूँ, कितना प्लस कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, हाँ 3 प्लस कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है, ये 5.6 बन जाता है ना। तो बताओ भाई फ्रैक्शन कौन सा था,
किस फ्रैक्शन में अगर ऊपर भी 2 प्लस करोगे और नीचे भी 2 प्लस करोगे तो 9/11 हो जाएगा, और ऊपर भी 3 प्लस करोगे और नीचे भी 3 प्लस करोगे तो 5/6 बन जाएगा। ये कौन सा न्यूमरेटर होगा, हमें उसको निकालना है। ठीक है जी, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन तो बन ही गया था, फिर भी आपको समझाते हैं। समझो इधर, हम यहाँ बोलेंगे लेट सॉल्यूशन में लेट फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन मैंने क्या मान लिया, x/y, जहाँ x है डिनोमिनेटर और y है डिनोमिनेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा कि जब फ्रैक्शन जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर रहे हो आप, 2 ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो आप, 2, तो क्या बन जा रहा हो 9/11। क्या बन जा रहा 9/11। यही तो कह रहा हो कि फ्रैक्शन में अगर आप 2 दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में आप 2 ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, है ना, तो वो फ्रैक्शन पूरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एंड का आगे की बात करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, x+2 के साथ, और 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, y+2 के साथ। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई x के साथ करो 11x, 11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 22, 9 की मल्टीप्लाई y के साथ करो 9y, और 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 18। y को भेज दो उधर, तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18, और 22 को भेज दो इधर 22। 18 में से 22 गया, कितना बचा 4, और ये हो गया 11x माइनस का 9y। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एंड इसी के नीचे लिखोगे एंड, है ना। आगे क्या कह रहा वो कि जब आप पूरे फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे क्या प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, तो क्या बन जा रहा 5/6 बन जा रहा। ये तो कह रहा, बना दिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6x+3, और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, y+3 के साथ। नहीं समझ रहे हो, जो फ्रैक्शन हमारे पास है ना, यही तो है फ्रैक्शन। इसमें आप ऊपर और नीचे क्या प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, तो मैंने कर दिया प्लस, तो किसके बराबर हो जा रहा, 5/6 के बराबर हो जा रहा, है ना। ठीक है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। देखो 6 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा, तो 6 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 6x, और 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 18। 5 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे 5y, और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 15। 5y को उधर ले जा लो, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 नहीं रखो, 18 को इधर लागो माइनस का 18, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 3 आएगा, और हो गया 6x माइनस का 5y, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो x और y आएगा ना उसको यहाँ रख देना, है ना, तो आपका क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कोई दिक्कत हो तो बताना इस क्वेश्चन में, मुझे लगता नहीं वैसे इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होना चाहिए। 6 क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। चलो, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये जो है ना, ये भी आया हुआ है स्टेट बोर्ड जो होते हैं ना उनमें तो आते ही रहते हैं, जैसे यूके बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड बोर्ड में। चलो 6 क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। 6 क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are the present ages? तो भाई साहब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जैकब और उसका बेटा, है ना। ठीक है, जैकब है और उसका बेटा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर में, है ना, इनका कोई प्रेजेंट जो होगा, इसका भी वर्तमान एज होगा। अभी बात हो रही ना, एक सिचुएशन बनाया जा रहा है आपके लिए कि दोनों प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट में है, और कह रहे हैं कि 5 साल बाद, है ना, 5 years later, 5 साल बाद जो जैकब है ना, जैकब, इसका जो एज है, इसके बेटे के एज से कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो 5 अभी ये प्रेजेंट है, ये है ना, अभी प्रेजेंट में है दोनों बाप बेटे, है ना, अभी किस में है, प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट में, है ना। और सोच रहे हैं, अरे वाह कोई काम नहीं है, सोच रहे क्या सोच रहे कि 5 साल बाद ना, एक तरह से जैकब अपने बेटे से कहता है कि भाई 5 साल बाद, ये मैंने, हाँ 5 साल बाद मैं मतलब कौन, जैकब अपने बेटे से कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद जितना एज
उसके बेटे का है, किसके बेटे का, जेकब के बेटे का है, उसका जब 3 टाइम कर दोगे किसका आ जाएगा, जेकब का एज आ जाएगा। और आगे कह रहा कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, एगो मतलब होता पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो जेकब का एज है, जेकब का जो एज है वो क्या है, उसके बेटे का 7 टाइम है, उसके बेटे का 7 टाइम है। सिंपल सी बात है कि एक बाप बेटे हैं, बाप है जेकब और बेटा है का नाम दिया नहीं हमें, तो हम बेटा ही बोलेंगे उसे, है ना, क्या जाता है, बेटा ही तो बोल रहे हैं, है ना। जेकब है और उसका बेटा है। 5 साल बाद अभी 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 मतलब बैठे हुए हैं साथ में, ऐसा कुछ इमेजिन कर लो क्या जाता है ना, बैठे हुए हैं और बाप कह रहा है, जेकब कह रहा है अपने बेटे से कि 5 साल बाद ना मैं तुम्हारी उम्र, चलिए इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब इक्वल टू x years and present age of his son इक्वल टू y years, है ना। मैंने मान लिया कि जेकब का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है और उसके बेटे का जो प्रेजेंट एज है y ईयर्स है ना। अब बताओ 5 ईयर्स लेटर अगर x और दोनों ही बाप और बेटे का परसेंटेज, अगर जेकब का परसेंटेज x ईयर्स है और उसके बेटे का, जेकब का परसेंटेज अगर x ईयर्स है और उसके बेटे का प्रेजेंट एज अगर y ईयर्स है, तो 5 साल पहले बाद क्या हो जाएगा दोनों का एज, जेकब का एज कितना हो जाएगा, जेकब है जो जेकब्स एज क्या हो जाएगा 5 साल बाद, अभी कितना है x है ना, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा x + 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा x + 5 ईयर्स, है ना, कोमा करो यहाँ पे, एंड हिज सन्स एज, उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा y + 5 ईयर्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। ये तो कह रहा क्वेश्चन, हमने मान लिया कि जेकब का एज x ईयर्स है और उसके बेटे का y ईयर्स, 5 साल बाद दोनों में 5 साल बढ़ जाएगा ना एज, 5 साल बाद बढ़ जाएगा। अगर अभी दोनों x और y ईयर्स के हैं तो 5 साल बाद 5 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा उनका एज। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा कि 5 साल बाद जो जेकब का जो एज है ना, वो उसके बेटे का एज का कितना टाइम है, 3 टाइम है। ये तो कह रहा हमसे कि जेकब का जो एज है उसके बेटे का कितना है, एज का 3 टाइम है। देखो x + 5 यहीं रखो, है ना, जेकब का जो एज है उसके बेटे की एज का 3 टाइम है। 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, क्या जाएगा 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 15, 3y को उधर ले जा लो, है ना, तो क्या आ जाएगा x - 3y इक्वल टू 15 नहीं रखो, 5 को भेज दो इधर, तो x - 3y इक्वल टू 15 में से 5 को माइनस करो 10, इक्वेशन नंबर बोल दो 1, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1, है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। आगे आपसे ये कह रहा, ये पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन में कह रहा कि 5 ईयर्स एगो, प्रेजेंट से 5 साल पहले, जेकब का एज कितना हो जाएगा, x - 5 ईयर्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एंड हिज सन्स एज, है ना, हिज सन्स एज, ऐसे लिखो ना, हिज सन्स एज कितना हो जाएगा, y - 5 ईयर्स, नहीं माइनस हो जाएगा ना 5 ईयर्स, 5 ईयर्स माइनस कर दोगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा कि 5 साल पहले जो जेकब का जो एज है वो कितना है, x - 5, वो 7 टाइम है उसके बेटे के एज का। ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 5 साल पहले जो जेकब का जो एज है वो 7 टाइम है उसके प्रेजेंट एज का, सॉरी 5 साल पहले जेकब का आयु है x - 5 और उसके बेटे का आयु कितना है, y - 5, है ना। क्वेश्चन में कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो जेकब का जो आयु है, वही तो कह रहा क्वेश्चन में कि जो जेकब का जो एज है उसके बेटे के एज का 7 टाइम है, तो मैंने लिख दिया कि 7 टाइम करोगे उसके बेटे का एज का तो उसके बाप का एज आ जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो x - 5 कहीं रखो,
है ना। 7 की मल्टीप्लाई वाई के साथ करोगे 7y, और 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 35, वाई को भेज दो उधर, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 और -5 इधर आके प्लस का 5, है ना। माइनस का 35 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 30, x माइनस 7y, इक्वेशन नंबर 2 बोल दोगे। और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका x जो आएगा वो क्या आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, और जो y आ जाएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, है ना। और इस तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आप इन दोनों के एजेस को निकाल लोगे, है ना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।